मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर जबरदस्त स्वागत है आपका अपनी फिजिक्स की क्लास में, जहां हम फिजिक्स को पढ़ते बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, बड़े ही सुपर कॉन्सेप्ट के साथ में, जहां फिजिक्स पढ़ाई जाती है और पढ़ी जाती है जीरो से हाई लेवल तक। तो उस क्लास में आज हम फिर हर बार की तरह डिस्कस करने वाले हैं कुछ बड़ा ही जबरदस्त धमाकेदार। तो आज की जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट क्लास 12 नीट आईआईटी जे एनटीएससी और बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा था ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी। ओम का नियम पढ़ा, प्रतिरोधकता पढ़ा, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा और चालकता पढ़ा। मैंने आपको वहां ऐसी ऐसी चीजें बताई जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है और जहां हमारी नजर नहीं पड़ती है, जहां से क्वेश्चंस निकल कर आते हैं और हमें कंफ्यूज करते हैं, जो बातें हमें नॉर्मली पता नहीं है। बेसिक है बट पता नहीं है। सेम आज मैं फिर आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने वाला हूं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताने वाला हूं, कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताने वाला हूं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो वो ही फॉर्मूलाज हमारे क्वेश्चंस को आसान बनाएंगे। अगर मेरी बात समझ में तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले कल मैंने आपको ओम्स लॉ पढ़ाया था। ओम का नियम, ठीक है, सबको पता है ओम का नियम V = IR होता है, सारी दुनिया जानती है। लेकिन नहीं जानने वाली जो बात है वो ये है कि इसको कब अप्लाई करना है और कब अप्लाई नहीं करना है। तो ध्यान रखना, हम ओम्स लॉ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस सब सिंगल हो, सिंगल यानी एक एक हो। याद रखना, V भी एक ही होना चाहिए, I भी एक ही होना चाहिए और R भी एक ही होना चाहिए, तभी ओम्स लॉ आपका लागू होगा। अदरवाइज आप ओम्स लॉ यूज नहीं कर सकते। ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि जब बड़ा क्वेश्चन आएगा, हाई लेवल क्वेश्चन आएंगे, तो हम वहां बड़े कंफ्यूज होंगे। ठीक है, आज मैंने बताया, लेकिन जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। उस क्लास में मैं आपको ये बात एक बार और दोहराऊंगा कि ये सब सिंगल में ही यूज आते हैं। जहां एक से ज्यादा बैटरीज, करंट और रेजिस्टेंस हो, वहां कभी भी ये यूज नहीं आते। आगे मेरी बात समझ में याद रख लेना, ठीक है। चलो इसके बारे में और बात करेंगे बाद में, फिलहाल तो इतना ही देखते हैं। आगे देखो, ये जरूरी तो नहीं कि पूरी दुनिया ओम्स का लॉ माने। हो सकता है मेरी दुश्मनी ओम्स लॉ से, ठीक है, या ओम से, मुझे ओम की बात ही नहीं माननी है। इस दुनिया में बहुत कुछ होता है, जिसको भी ज्ञान मिले, कोई फ्री का ज्ञान लेना पसंद नहीं करता है। सबको नॉलेज तभी आती है जब धक्के मिलते हैं, जब ठोकरें मिलती है, ठीक है। तो इस दुनिया में जैसा होता है वो रीत यहाँ पर भी लागू होती है कि ओम्स लॉ को कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ फॉलो नहीं करते। कुछ को ओम्स लॉ फॉलो करने में आसानी रहती है, मजा आता है, और कुछ लोगों को ओम्स लॉ से चिढ़ है, वो नहीं चाहते कभी भी इसे फॉलो करें। तो जो डिवाइसेस ओम्स लॉ फॉलो करती है उन्हें हम ओहमिक डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। ओमिय युक्तियां यहां लिख देता हूं। विच ओवेस ओम्स लॉ, जो ओम के नियम का पालन करती है। जरूरी है ये, इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है। एक होता है नॉन ओमिक, अनओमीय युक्तियां,
एग्जाम में इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा और वही हमें नहीं आएगा, ये भी गारंटी है। क्यों? क्योंकि इतना छोटा टॉपिक है कि हम भूल जाते हैं, या फिर हम बस ऐसे एक बार अपनी नजर के सामने से निकाल कर चले जाते हैं, रट के चले जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आता है। तो अनओमिक युक्तियों की बात करते हैं। अनओमिक युक्तियां, नॉन ओमिक डिवाइसेस। नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन सी होती है? जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, which do not obey Ohm's law, जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनओमिक युक्तियां, नॉन ओमिक डिवाइसेस कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पर दो तरह की डिवाइसेस होती है, ओमिक और नॉन ओमिक। ओमिक युक्तियां और अनओमिक युक्तियां जो ओम के नियम का पालन करती है, which obeys the Ohm's law, which follows the Ohm's law, जो ओम के नियम को मानती है, उसका अनुसरण करती है, ठीक है, उनको हम कहते हैं, ये मैं कहीं टच हो गया हूं शायद, उनको बोलते हैं ओमिक डिवाइसेस। और जो ओम के नियम को नहीं मानती, ओम के नियम को फॉलो नहीं करती है, ओम्स लॉ जो अपने ऊपर लागू नहीं करती, उन्हें हम कहते हैं अनओमिक डिवाइसेस। सभी मेटेलिक कंडक्टर, सभी मेटेलिक कंडक्टर, धात्विक चालक, ओमिक डिवाइसेस होती है, ठीक है। याद रखना, एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये तो सब बोल देंगे, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो देखिए। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये फॉलो नहीं करती, तो ये कौन कौन सी डिवाइसेस है? जैसे सेमीकंडक्टर डायोड, आपने अभी नाम नहीं सुना होगा, लेकिन जब आएगा तो आपको खुद पता लग जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अर्धचालक डायोड, अर्धचालक डायोड। इसके अलावा ट्रांजिस्टर, इन भी डिवाइसेस का आप तो नाम याद कर लीजिए, आगे जब पढ़ेगी, जब हम पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये धात्विक चालक है, जब ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं तो इनका ग्राफ हमेशा V एंड I ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, एक सीधी रेखा प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन ये कभी भी ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इनके लिए VI ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो जब स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा तो कैसा आएगा? अरे भाई, जब सीधा नहीं आएगा तो टेढ़ा मेढ़ा आएगा। तो ये लीजिए टेढ़ा मेढ़ा, ये लीजिए, ये लीजिए, बस जो सीधा नहीं है वो टेढ़ा है, ठीक है, टेढ़ा है पर मेढ़ा है, मतलब अनओमिक युक्तियां, इनको ओम्स का लॉ फॉलो नहीं करने के बावजूद भी हम बहुत यूज करते हैं। और कब यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं ये पढ़ेंगे हम कहानी के अगले पार्ट में, ठीक है। फिलहाल हमारे अभी इतना ही पढ़ना है तो हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे तो जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं उस ट्रैक से हट जाएंगे, ठीक है। अभी पढ़ रहे इलेक्ट्रिक करंट, जब हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे, अर्धचालकों के बारे में पढ़ेंगे, तो इनके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, एकदम फुल टू मजा आने वाला है उस जगह। लेकिन फिलहाल यहां जितना जरूरी है हम उतना पढ़ लेते हैं, ठीक है। आगे आपको बात समझ में, ठीक है, तो ये नोट्स में लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत काम की चीज है। आगे देखिए, इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है, और उन इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होती है। इसका मतलब यदि ओम्स लॉ को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, या फिर कह सकता हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स
मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होने वाले करंट में भी कुछ रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन क्या होगा वो भी हम बात करते हैं। तो यहां पर देखो टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, ठीक है। विद्युत धारा और अपवन वेग में संबंध, विद्युत धारा तथा अपवहन वेग में संबंध, और ये संबंध, ये रिलेशन कैसे बनता है, इसको पता करने के लिए जरूरी है हमारे बेसिक क्लियर होना। और बेसिक मतलब जो हम चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी क्यों आती है, कैसे आती है, क्या करने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पैदा होती है, इलेक्ट्रॉन क्यों ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए और इसके लिए बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आपका कुछ पोर्शन छूट गया है, तो पहले जाकर बेटा प्रीवियस क्लास पढ़ ले, क्योंकि पहले वाला पढ़ेगा तो ये वाला आएगा, ये वाला पढ़ने की कोशिश करेगा तो ना पिछला आएगा ना ये आएगा। आगे मेरी बात समझ में? तो बेटा ओवर कॉन्फिडेंट मत बन, ये फिजिक्स है, बड़ों बड़ों को रुलाती है, बड़ों बड़ों के बाल उड़े इसको समझते समझते, लेकिन आज तक कभी समझ नहीं आई है। तो तू अपने आप को दारा सिंह मत समझ कि धोबी पछाड़ दे देगा। जिस दिन फिजिक्स ने तेरे साथ खेलना स्टार्ट किया ना, उस दिन तुझे समझ में नहीं आएगा जिंदगी किधर से किधर जा रही है, ये नंबर क्यों नहीं आ रहे, ये मार्किंग क्यों नहीं आ रही, ये पेपर में क्या क्या आता है जो हमारे हवा भी नहीं लगने देता। आगे मेरी बात समझ में? तो बेटा पहले कॉन्सेप्ट पढ़, रटने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है, सब रट के ही तो आगे बढ़ रहे हैं। तुझे यदि धमाल करना है, ये तुझे यदि धमाल मचाना है, तुझे यदि नंबर लाना है, तुझे यदि सब्जेक्ट को आसान बनाना है, तो सबसे पहले रटना छोड़, कॉन्सेप्ट से, फिर उसके बाद देख कितना मजा आएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। चलेगा जैसे ये सब्जेक्ट तेरे लिए ही बना है। आगे मेरी बात समझ में? तो पहले कॉन्सेप्ट देखो, उसके बाद इस टॉपिक को देखो। इसके अलावा हम इसमें व्यूज लेके चल रहे हैं 100 व्यूज का, जो हमारा टारगेट अभी पूरा नहीं हो रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स वीडियोस देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, फिर देखते हैं, कोई बात नहीं, मजे करो, एंजॉय करो, साथ में पढ़ो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर करो। यदि आपको वीडियो पसंद आया, आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया, आपको लगा कि आज क्लास में कुछ अलग हुआ है, कुछ मजा आया है, इस सब्जेक्ट के लिए जो तुम्हारे मन में डाउट्स थे वो क्लियर हुए, आज इस सब्जेक्ट को पढ़ने का कुछ अलग ही अंदाज में मजा है, मतलब तुमने एंजॉय किया है, तो बेटा एक शेयर तो बनता है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करना है, ताकि 100 व्यूज का टारगेट हम पूरा कर सके। कम से कम 100 व्यूज तो आने चाहिए, और तभी आएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे। आगे मेरी बात समझ में? अब आ जाइए हमारे टॉपिक पर। शेयर करना मत भूलना, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाना नहीं भूलूंगा, ठीक है? तुम शेयर करते रहना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते रहना, और मैं तुम्हें ऐसे ही ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि तुम्हें लगेगा कि यार फिजिक्स का ये राज तो कभी हमारे समझ में आया ही नहीं था, कभी इस राज क्यों तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। यदि किसी को जानना है तो उसका पास्ट जान लो। कहा जाता है यदि किसी के बारे में जानना है तो उसकी राज की बातें जान लो। तो मैं यही कहता हूँ कि यदि फिजिक्स समझना है, फिजिक्स को आसान बनाना है, तो इसके राज की बातें जान लो, फिर देखो कितना आसान बनता है तुम्हारे लिए, ठीक है? चलो बात करते हैं विद्युत धारा और अपवन वेग में संबंध, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए हमें। तो मैं एक कंडक्टर ले लेता हूं, ये मैंने एक चालक ले लिया है जिसकी लंबाई L है। इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते, इस पर बैटरी नहीं लगाते हैं, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इधर उधर डायरेक्शन में भागते रहते हैं,
और टकराते रहते हैं, उनके बीच में कोलिजन होता है, ठीक है, टक्कर होती है और उस वजह से टोटल इनिशियल वेलोसिटी, कुल प्रारंभिक वेग 0 होता है। ये बात मैंने बताई थी आपको बड़े अच्छे से। लेकिन जब हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, तो मैं एक डायग्राम और बना देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना मतलब बैटरी लगाना। तो जब मैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ये इलेक्ट्रॉन सभी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित वेलोसिटी के साथ, एक निश्चित वेग के साथ आगे बढ़ने लग जाते हैं। यही वेलोसिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉनों का मैक्सिमम वेलोसिटी विद्युत क्षेत्र में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त अधिकतम वेग, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा गेन मैक्सिमम वेलोसिटी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन वेग कहलाती है। तो यहां पर हम बात करते हैं, तो मैं माना चालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व है ना, तो यहां पर लिख देता हूं मैं, माना, दोबारा समझा देता हूं आपको एक बार। चालक के एकाक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकाक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो आपको बुक में ये भी मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अज्यूम करता हूं मैं स्मॉल n है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन कितने, स्मॉल n है। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं अज्यूम, इंग्लिश मीडियम वालों को भी आसानी रहे, अज्यूम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम of the conductor equals to small n। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में कह सकता हूं कितना है, स्मॉल n है। 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्मॉल n है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 100। टोटल इलेक्ट्रॉन आता है कुल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 1 मीटर क्यूब में आपके पास n है और पूरा वॉल्यूम आपके पास v है, ठीक है। वॉल्यूम यानी आयतन, तो आपके पास 1 मीटर क्यूब में n है और आयतन कितना है आपके पास, v है, वॉल्यूम v है। वॉल्यूम आयतन हमेशा होता है एरिया इनटू लेंथ, क्षेत्रफल इनटू लंबाई। तो यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन्स को लिख देता हूं कैपिटल N से, तो कैपिटल N इज इक्वल टू n, v को लिख सकता हूं मैं AL। तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हो गए हैं। जब टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हुए, एरिया इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो मैं यहां पे इसके बारे में बता देता हूं, आपको पता रहेगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लेता हूं मैं। क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला मैंने आपको बताया था ना, जब आप किसी की चिप्स काटते हैं तो जो क्रॉस चिप्स जिस शेप में मिलता है उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। स्लाइड काटने पर जैसा दिखे आपको क्वेश्चन वो कहलाता है क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखूं तो सर्कल है ना, एक वृत्त की तरह। लेकिन यदि मैं इस डस्टर का देखूं, यहां पर देखो, तो इधर से देखने पर मुझे ये एक रेक्टेंगल, एक आयत की तरह नजर आता है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई इनटू चौड़ाई, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने इस एक सिलेंडर जैसा बेलनाकार है तो उसका ये वाला एरिया सर्कल की तरह, तो क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने ऐसे लिख दिया है। अब बात करते हैं टोटल चार्ज की। टोटल चार्ज अतः कुल आवेश, और कुल आवेश टोटल चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू कैपिटल N प्लस माइनस। इलेक्ट्रॉन है, माइनस का चार्ज होगा, सब जानते हैं, तो प्लस माइनस आप लगाओ या मत लगाओ, रहने दो। N यहाँ पर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है।
तो बात करते हैं टोटल चार्ज की Q N ये रहा यहाँ पर N A L और स्मॉल यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो स्मॉल की जगह मैं भी स्मॉल ही रख देता हूँ। वैल्यू हमको पता है कि 1.6 into 10⁻⁻19 होता है, लेकिन अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो हमारे पास अभी टोटल चार्ज आ गया है। तो किसी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन बैटरी को लगाने पर मूव करे तो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उस पर इतना चार्ज होगा। ठीक है, अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। मेहनत करो भाई, मेहनत करो, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए इतनी गर्मी में बंद रूम में क्लास लेनी पड़ती है। फैन सब ऑफ है, लाइटें जली हुई है, आपको पता है कमरे में कितनी हीट हो जाती है, कितना गर्म हो जाता है कमरा। फैन चलाऊंगा तो फैन की आवाज आएगी, बोर्ड पर नाइट का टाइम है, बोर्ड पे थोड़ा थोड़ा आपको घूमता हुआ दिखेगा फैन इधर उधर, तो छाया पड़ेगी, तो ढंग से आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी, देखने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, और रूम बंद है क्योंकि ये मेन रोड पर है जहां पर बहुत सारी आवाजें आती है, व्हीकल्स की बहुत साधन गुजरते हैं, तो आपको क्वालिटी और कंटेंट अच्छा देने का मेरा वादा है। तो इसे क्वालिटी और कंटेंट को बढ़ाते हुए, चाहे कुछ भी हो, गर्मी है, मेहनत लगती है, नाइट है, आपको वीडियोस एडिट करते करते, तैयार करते करते, पूरा स्टडी मटेरियल तैयार करते करते रात को 2 बज जाते हैं, सुबह 6-7 बजे आपके लिए जल्दी से वीडियोस प्रोवाइड करवाना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं तो इवनिंग में वीडियोस डालना पड़ता है, क्योंकि और भी क्लासेस के वीडियो डालने पड़ रहे हैं। तो इन सब के लिए मेहनत तो लगती है और मैं करता हूं, क्योंकि मुझे आपको ये सब्जेक्ट आसान बनाकर देना है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको भी मेरे साथ मिलकर मेहनत करनी है। यहाँ कोई आपका चार्ज नहीं लगता है, जैसे और आप कई टीचर से पढ़ेंगे जहां पर आपको थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल मिलेगा अच्छी क्वालिटी का, उसके बाद में वो पे करने की कंडीशंस लगा देते हैं कि आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ फ्री मिलेगा और पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। आपको लगता है तो आपको लगता है कि सर बीच में छोड़ देंगे, पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा, या फिर हमारे को अकॉर्डिंग टू सिलेबस के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। टोटल चार्ज हमारे पास आ गया Q = NaEl। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं मैं, तो देखो टोटल चार्ज आ गया हमारे पास, हमें चाहिए करंट, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे पास अभी फैसिलिटी इतनी है कि बड़ा बोर्ड नहीं लगा सकते, स्मार्ट बोर्ड नहीं लगा सकते, लेकिन एक टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, एक टाइम आएगा कि अपना टाइम आएगा, हम भी स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे, मजे के साथ पढ़ेंगे, और ये जो फिजिक्स का जो डर का भूत है वो दूर दूर भागेगा हमसे। तो देखो टोटल चार्ज फुल आरएस Q = NaLe हो गया यहाँ पर। अब देखो हमें चाहिए करंट, सो इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ये हो गई है यहाँ पर विद्युत धारा। और विद्युत धारा हिंदी मीडियम वाले ढंग से लिख ले, नोट्स भी लिखना एक आर्ट है। जिसको नोट्स अच्छे से लिखना आता है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, उसके परसेंटेज कोई नहीं रोक सकता। तो इलेक्ट्रिक करंट I होता है कैपिटल Q/T, देन I Q की जगह में लिख देता हूं NaLe, तो यहां पर हो गया NaLe/T। अभी थोड़ा सा पीछे चलते देखो, मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के दिया था इलेक्ट्रॉनों के लिए कि ये कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, इसकी लेंथ मैंने बताई आपको L है, और इलेक्ट्रॉनों पर जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना यानी बैटरी लगाना, इलेक्ट्रॉन एक स्पेशल वेलोसिटी से एक स्पेशल डायरेक्शन से मूव करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन वेग। तो आगे देखो, ये इलेक्ट्रॉन जब इस किनारे से इस किनारे पर आएंगे तो उन्हें टोटल डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा, जितना हमारे कंडक्टर की लेंथ है, जितना इस चालक की लंबाई है, उतना इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कितनी दूरी तय की, तो इलेक्ट्रॉन ने L डिस्टेंस ट्रेवल किया, इलेक्ट्रॉन L दूरी तक चला। कितने टाइम में चला, T टाइम में चला। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, दूरी बटा समय, हमेशा होता है वेलोसिटी। और यहां पर वेलोसिटी की बात की जाए तो आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो I = फॉर्मूला हो जाएगा NE L/T हो जाएगा यहां पर VD।
तो ये हमारा रिलेशन हो गया आई का आई इक्वल टू NEA VD, यही हमारा रिलेशन है। और ये हमारे बहुत कम आएगा आगे जाके, देखना इसके न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको, और ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे जिनको आप छोड़ के आओगे, ये पक्का है। मुझे पता है, मैं जानता हूं मैं एक एक के रग रग में क्या हो रहा है, मुझे पता है ये न्यूमेरिकल आप छोड़ के आएंगे। लेकिन यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, यदि आपने इस बात को ढंग से समझ लिया है, यदि इसके पीछे का राज आपको पता लग गया है, तो फिर ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपको ना आए। आप ठोक बजाकर ले लीजिए, गारंटी के साथ सुन लीजिए कि आपका ऐसा कोई सवाल नहीं रहेगा जो रह जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहां से बात करते हैं धारा घनत्व की। तो अतः धारा घनत्व सो करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी J इक्वल टू होता है I अपॉन A। तो I की वैल्यू यहां पर आई NEAVD अपॉन A, और A से A यहां पर चला गया तो आपके पास आ गया है NEVD। तो J इक्वल टू आपके पास आ गया है NEVD। कितना आसान सा है, ठीक है, मजा आ रहा है ना, अरे मजा। चलो यहां से एक ऐसी चीज बताता हूं जो आपको पता भी नहीं है, और वो चीज क्या है देखना, ध्यान पड़ेगा, मजा आएगा। इस चीज को यहां पे देखते हैं, आगे देखते हैं इसके आगे। ठीक है, लिख लीजिएगा, आपने आज तक ओम्स लॉ पढ़ा है, V इक्वल टू IR। आया कहां से किसी को नहीं पता है। आज देखो मैं आपको बताता हूं क्या कहानी थी इसके पीछे की। तो J इक्वल टू यहां लिख देता हूं, J इक्वल टू NEVD होता है। ठीक है, यही होता है ना, ठीक है। हम हमारा डायग्राम भी बना लेते हैं वापस। ये हमने यहाँ पर डायग्राम भी बना दिया है, और इसमें यहाँ पर बैटरी है प्लस, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे, उनकी वेलोसिटी है VD, वेग V है, और यहाँ पर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। बात करते हैं VD की। VD यानी अपमान वेग, और अपमान वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E टाउ अपॉन m, जो मैंने भी एक दो दिन पहले ही बताया था आपको। और जब यह होता है तो J का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं NE, और जब इसको नोट करूंगा E टाउ अपॉन m, तो यहां पर देखो J इक्वल्स टू NE से मल्टीप्लाई हो जाएगा A स्क्वायर E टाउ अपॉन m, ये J का फॉर्मूला आ गया। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, देखो भी आप समझोगे मजा आएगा। रो यानी रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कह सकते हैं, उसका फॉर्मूला हमेशा होता है m अपॉन n E स्क्वायर टाउ। आगे मेरी बात समझ में? यदि मैं सिग्मा की बात करूं, जिसको बोलते हैं चालकता, कंडक्टिविटी, वो रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है, उसका व्युत्क्रम होती है, उल्टा होती है, तो इसको उल्टा घुमा दो n E स्क्वायर टाउ अपॉन m। ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद रखना है। आपने आज तक नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको एक क्लास नेक्स्ट में आपको ये और पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, फिलहाल यहाँ की बात करते हैं। तो n E स्क्वायर टाउ अपॉन m है, तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा। तो ये हो गया सिग्मा, और बच गया हमारे पास E। ये और ये मिलकर सिग्मा बनाते हैं। ठीक है, जो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, तो J इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा E। ये देखो यहां पर J इक्वल टू सिग्मा E, वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो J पर वेक्टर आएगा और E पर वेक्टर आएगा, और ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। आगे मेरी बात समझ में? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है मतलब ओम के नियम का सदिश रूप। सदिश आएगा मेरी बात समझ में? कहा था ना आपको कि आपने बहुत कुछ मिस किया है, आप नहीं सीखे हो, तो देखो आज सिखा रहा हूं मैं आपको J इक्वल टू सिग्मा E। थोड़ा इसे भी और आगे बढ़ाता हूं, देखो भी आप समझ जाओगे। J को लिखा जा सकता है I अपॉन A, क्योंकि J इक्वल टू होता है I अपॉन A, जो अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। सिग्मा की बात की जाए, सिग्मा देखो यहां पर होता है 1 बाय रो, तो मैं इसको 1 बाय रो लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बाय रो लिख देंगे, कहां प्रॉब्लम है हमें। बात करते हैं
इस ई की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और यदि पोटेंशियल की टर्म में लिखूं, मैं विभव के पदों में लिखूं इसे, तो V इक्वल टू होता है E डॉट D, जो हम कैपेसिटर में भी पढ़ चुके हैं, संधारित्र में भी पढ़ चुके हैं कि विभव बराबर होता है विद्युत क्षेत्र इनटू दूरी। बट यहाँ पर दूरी इस कंडक्टर की लेंथ है, तो मैं यहाँ कंडक्टर की लेंथ लिख देता हूँ। ठीक है, तो V इक्वल टू हो जाएगा E डॉट D, और यहाँ पर मैं देखो V की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो E इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन L, तो यहाँ पर E को हटा के लिख सकता हूँ मैं V अपॉन L, तो I अपॉन A इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रो V अपॉन L। ध्यान से देखना, J को लिख सकते हैं I अपॉन A, सिग्मा है हमारे पास, कंडक्टिविटी जिसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रो, ये लिख दिया 1 अपॉन रो, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, E को लिखा जा सकता है V अपॉन L। ये फॉर्मूला भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, बेसिक में सब कुछ बता रखा है। यदि डाउट्स क्लियर नहीं है तो इसका मतलब आपने बेसिक ध्यान से नहीं पढ़ा है। आगे ये देखो बात करते हैं, इस आई को तो ऐसे कैसे रहने देता हूँ, इस ए को उठा के इधर लेके जाता हूँ, तो ध्यान से देखना, सब समझोगे। एक काम करो, थोड़ा और आसान बनाता हूँ इसको, ये रो रहने, इसको उठा के इधर ले आओ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, ये रो और एल इसको उठा के जैसे ऊपर लाओगे तो रो एल तो आ जाएगा ऊपर और ए रह जाएगा नीचे, और इस आई को आप नीचे लेके जाओगे तो ये हो जाएगा v अपॉन आई। आई यहां आ जाएगा, रो इंटू एल ऊपर आ जाएगा, यहां पर आ गया। ध्यान से देखो, मैंने बता रखा है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो एल बाय ए। याद है, पढ़ा है प्रतिरोध, कल की क्लास में तो पढ़ा है भाई। तो रो एल बाय ए होता है रेजिस्टेंस, को मैं लिख देता हूं रेजिस्टेंस, और यहां पर v अपॉन आई, तो यहां पर लिख देता हूं v अपॉन आई, तो v इक्वल टू हो जाता है आई आर। ये देखो ओम्स लॉ आ गया है। तो ओम्स लॉ देखो कहां से बना, पता लगा ना कैसे आया ओम्स लॉ? नहीं पढ़ा था ना, नहीं पता था ना, कोई बात नहीं, अब देखो पता लग गया। अब तो ध्यान रख लेना, अब तो कॉन्सेप्ट सीख लेना, रटना बंद कर देना। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या हो गया, आई आर। ओम्स लॉ ऐसे निकल कर आता है, और जब हम ऐसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेते हुए, अपवन वेग को लेते हुए ओम्स लॉ प्रूफ करते हैं, तो इसे बोलते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो देखिए, ये ओम के नियम की व्युत्पत्ति हो गई है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ हो गया। तो जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम हॉल में आपको मिलेगा कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ लिखो या फिर डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ लिखो, ओम के नियम का सदिश रूप या ओम के नियम की व्युत्पत्ति करो। कब? जब आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझाना है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अपवन वेग को यूज करते हुए आपको ये लाना है और या फिर ये लाना है, तो बड़ा आसान है। आपको स्टार्ट से डेरिवेशन चालू करनी है और फटाफट आगे बढ़ते 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 यहाँ तक पहुंच जाना है, बिना किसी रुकावट के आप पहुंच जाओगे यदि आपको फॉर्मूला याद रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। यदि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा दिमाग में कि क्या क्या हो रहा था, तब तो आप पहुंच जाओगे। और मन के अंदर, दिमाग के अंदर की खिचड़ी बन गई, ठीक है, दिमाग ने आपको कहीं पर उलझा दिया, आप इधर उधर की बातों में चले गए और आपका कॉन्सेप्ट कुछ छूट गया और आप रट के चले गए, तो आप कभी भी यहां नहीं पहुंच पाओगे। आगे मेरी बात समझ में? तो आज की क्लास इतनी होने वाली है, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया और धमाकेदार सीखेंगे, तो नई क्लास भी कुछ धमाकेदार होने वाली है। मैं फिर कह रहा हूं, मिस मत करना, क्योंकि बड़ा मजा आएगा। एक बार आकर देखना, फिर देखना कि कैसे आपके लिए चैप्टर के टॉपिक्स मजेदार और आसान होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बड़ा ही धमाकेदार कुछ करने के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।